हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और जीआईजीएल की हमारी क्लास है, जीआईजीएल का लेक्चर है। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं एविडेंस क्या होता है, क्योंकि हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। भाई जो ये एक्ट है, ये दोनों तरह के केसेस में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये दोनों तरह के केसेस में एप्लीकेबल होता है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। क्रिमिनल केस हो, दोनों तरह के केसेस में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेबिलिटी के बारे में, इस एक्ट की बात करूं तो ये एक्ट जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ये वाला एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी होल ऑफ इंडिया सारी जगह पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरी के पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हमारा मीनिंग ऑफ एविडेंस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस? एविडेंस की बात हो रही है तो मीनिंग ऑफ एविडेंस क्या है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है मीनिंग ऑफ एविडेंस की। एविडेंस का मतलब होता है, पहला, all the statements, सारी की सारी स्टेटमेंट, विच, जिसको, द कोर्ट परमिट, जिसको कोर्ट परमिट करती है, अलाउ करती है, और रिक्वायर, जरूरी होता है, जिसको कोर्ट कहती है जरूरी है, टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस। भाई विटनेस के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट, जो जो कोर्ट क्या कहती है कि भाई, जो कोर्ट क्या कहती है कि विटनेस के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रेजेंट की गई है कोर्ट के आगे, कोर्ट कहती है कि ये करना जरूरी है, कोर्ट उसको अलाउ करती है परमिट करने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, एविडेंस बन जाता है। इन रिलेशन टू, किससे रिलेटेड? इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, अंडर इंक्वायरी, such statement are called for evidence. Such statements are called oral evidence. भाई अगर कोई फैक्ट बता रहा है, कोई विटनेस कोई फैक्ट बता रहा है, उस फैक्ट को बताने के लिए कोई भी स्टेटमेंट जिसको कोर्ट अलाउ करती है, जिसको कोर्ट कहती है कि जरूरी है बताना, तो भाई ऐसी वाली उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ऐसी उसको एविडेंस बोला जाएगा। इस स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस बोला जाता है। समझ आ गई? दूसरा, all the documents including electronic records, produce for the inspection of the court। भाई कोई भी डॉक्यूमेंट दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसको पेश किया गया, किसके लिए? इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऐसे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर है? दो तरह के एविडेंस होते हैं कि जब भी अगर कोई स्टेटमेंट कोर्ट अलाउ करती है, अगर कोई स्टेटमेंट कोर्ट चाहती है कि भाई विटनेस प्रेजेंट करे किसके आगे, कोर्ट के आगे, तो ऐसी स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस बोला जाता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश किया जाता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं अब बात करते हैं कितनी तरह के एविडेंस होते हैं, कितनी तरह के एविडेंस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एविडेंस, टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस वैसे तो देखें दो तरह के होते हैं, एविडेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस क्या होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस मतलब द स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट, which the court permit or require to be made before by witness, before it by the witness। इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको कोर्ट अलाउ करती है या जिसको कोर्ट चाहती है कि विटनेस उसको क्या करे, कोर्ट के सामने पेश करे, तो उसको बोला जाता है, और उसको बोला जाता है ओरल एविडेंस। और ये जो ये स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट से हो सकते हैं, जो जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है। जो ये स्टेटमेंट होती है ये किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट से हो सकती है, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। समझ आ गई? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब प्रेजेंट किया गया है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन करने के लिए, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट की किस चीज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया है, उसको डॉक्यूमेंट एविडेंस कहते हैं। सेक्शन 60, अगर मैं बात करूं सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो क्या करता है, जो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ये भी फर्दर दो तरह के होते हैं, बात करते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ये भी फर्दर दो तरह के होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितनी तरह के होते हैं आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस। दूसरे होते हैं सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस कौन से होते हैं भाई? जो एविडेंस, हाँ, मीन्स द डॉक्यूमेंट, means the document itself produced for the inspection of the courts. Document itself produced for the inspection of the courts. कि भाई प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट को खुद से, उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर उसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के सामने, उसको बोला जाता है प्राइमरी एविडेंस। और दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस कह सकते हैं हम डुप्लीकेट कॉपी, सर्टिफाई कॉपी, कंपेयर्ड कॉपी, ये होता है ओरिजिनल कॉपी। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? ओरिजिनल कॉपी, जो चाहिए था वही दिया गया। सेकेंडरी एविडेंस होता है कंपेयर्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, और कॉपी मेड by such mechanical process, or copy made by such mechanical process has in themselves ensure accuracy, has in themselves, has in themselves ensure accuracy, accuracy। तो ये होता है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट ओरिजिनली प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, एंड सेकेंडरी एविडेंस कि भाई किसी डॉक्यूमेंट की कंपेयर्ड कॉपी, किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, और किसी डॉक्यूमेंट की मैकेनिकल प्रोसेस से जो कॉपी जनरेट की गई है, जो खुद में ही क्या है, इंश्योर करती है क्या, एक्यूरेसी को, तो उसको क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉपी। तीसरा, तीसरा एविडेंस होता है, एक और एविडेंस होता है जिसको बोला जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एक होता है सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये कौन से एविडेंस होते हैं भाई? ये एविडेंस होते हैं, इन एविडेंस का मतलब होता है कि वो एविडेंस दैट इज ड्रोन, जिनको निकाला गया है, दैट इज ड्रोन नॉट फ्रॉम दी, that is drawn not from the direct observation of the, not from the direct observation at issue, observation at issue। ऐसे एविडेंस जिनको निकाला गया है, किससे नहीं निकाला, जिससे, जिसको कहाँ से नहीं निकाला गया, जिसको नहीं निकाला गया ऑब्जर्वेशन से, किसी कोई इशू हुआ उससे निकाला नहीं गया, लेकिन बट फ्रॉम इवेंट or circumstance that surround, it is called, that surround, it is called circumstantial evidence, this is called circumstantial evidence।
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जिनको किसी केस की, जिनको किसी फैक्ट की ऑब्जर्वेशन से नहीं बनाया गया। ऐसे एविडेंस जिनको किसी केस की, किसी फैक्ट की ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाला गया, बट उनको उस चीज से निकाला गया जिस चीज की वजह से, मतलब क्या था, जिस चीज की वजह से जो सर्कमस्टेंशियल वो थी, सर्कमस्टेंशियल जो सर्कमस्टेंस थी, मतलब जो केस के अराउंड जो सिचुएशन थी, उनको देख के उस एविडेंस को निकाला गया है। तो ऐसे एविडेंस होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द एविडेंस दैट द पर्सन वाज सीन रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ क्राइम। ये कहना चाह रहा है कि भाई फ्रॉम द एविडेंस, एविडेंस में ये देखा गया कि भाई एक पर्सन को, जहां पे क्राइम हुआ था, एक पर्सन को वहां से भागते हुए देखा गया। ए जज में इन्फर दैट द पर्सन में हैव कमिट द क्राइम। तो जज क्या कह सकता है, जज एविडेंस निकाल सकता है कि जो पर्सन वहां से भागा गया है उसने क्राइम किया है। तो ये क्या होते हैं, एक सर्कमस्टांसिस को देख के एविडेंस निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो सर्कमस्टांसिस जो होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं निकलती, वो ऐसी जो उसके साथ साथ जो सर्कमस्टांस होती हैं, जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन को देखकर जो क्या किए जाते हैं, एविडेंस निकाले जाते हैं, उसको बोला जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होता है? दो तरह के फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है फैक्ट्स इन इशू, एक होता है फैक्ट्स इन इशू, और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट्स, एक होता है रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? अब पहले बात करते हैं फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स which are constituents, facts which are constituents of a litigated right, liability, disability are called fact in issue। ये कहना चाह रहा है कि वो फैक्ट जिनको निकाला जाता है लिटिगेटेड राइट से, जिसको निकाला जाता है लिटिगेटेड लाइबिलिटी से, जिसको निकाला जाता है डिसेबिलिटी से, फैक्ट इन इशू होते हैं कि भाई वो फैक्ट जो जिनको क्या हो जाता है, कि जिनको जो कॉन्स्टिट्यूट्स करते हैं लिटिगेटेड राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, और कॉल्ड फैक्ट्स इन इशू, और कॉल्ड फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके, लिटिगेटेड राइट्स के, लाइबिलिटी के, डिसेबिलिटी के, उसको बोला जाता है फैक्ट इन इशू। दूसरा होता है रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? in order to prove the existence और नॉन एग्जिस्टेंस, भाई किसी फैक्ट इन इशू की, फैक्ट इन इशू की, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए फैक्ट होते हैं, उनको बोला जाता है रेलेवेंट फैक्ट। किसी इशू की एग्जिस्टेंस, किसी इशू की एग्जिस्टेंस
या फिर नॉन एग्जिस्टेंस, किसी इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए उन किसी इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कुछ दूसरे दूसरे फैक्ट भी एविडेंस की तरह दिए जा सकते हैं, उनको बोला जाता है रेलेवेंट फैक्ट। कुछ फैक्ट भी एज ए एविडेंस दिए जा सकते हैं तो उसे बोला जाता है रेलेवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो इंटरकनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इशू से, ऐसे फैक्ट जो इंटरकनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इशू से, उसको क्या बोला जाता है? रेलेवेंट फैक्ट। एक होता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, लिटिगेटेड राइट्स, लिटिगेटेड लायबिलिटी और लिटिगेटेड डिसेबिलिटी। ऐसे इशू जिसकी वजह से क्या होता है, लिटिगेशंस होती है। ऐसे इशू ऐसे इशू ऐसे इशू ऐसे फैक्ट जिससे क्या पता चलता है कि भाई लिटिगेशन अराइज हो सकती है, किसी के ऊपर लिटिगेशन का राइट है, किसी को लिटिगेशन की लायबिलिटी आ गई है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे उसमें आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट इन इशू कह सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिटिगेटेड राइट। ऐसे फैक्ट जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से कोई लिटिगेशन राइट अराइज हो सकता है, जिसकी वजह से कोई लिटिगेशन लायबिलिटी अराइज हो सकती है, जिसकी वजह से कोई लिटिगेशन डिसेबिलिटी अराइज हो सकती है, वो होते हैं फैक्ट इन इशू। और रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस का और नॉन एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि वो होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे, इंटरकनेक्टेड होते हैं एविडेंस से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। अब जो भी एविडेंस दिया जाता है, एविडेंस किन चीजों का दिया जाता है, फैक्ट इन इशू का दिया जाता है, रेलेवेंट फैक्ट का दिया जाता है। तो इनका क्या दिया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है। अब हम अकॉर्डिंगली बात करते हैं, प्रॉपरली अच्छे से बात करते हैं। अब आगे अच्छे से एक बार बात कर लेते हैं। केस नंबर 1, हाँ, रेलेवेंट फैक्ट। One fact is said to be relevant to another fact when the one is connected with the other in any of the way refer to provision of the act relating to relevancy of fact. Where a case direct evidence is not available to prove the fact in issue, then it may be proved and circumstantial evidence, and in such a case, every piece of circumstantial evidence would be an instance of relevant fact. मतलब रेलिवेंट फैक्ट के केसेस में अगर कोई रेलिवेंट फैक्ट है तो वहां पे कौन से एविडेंस चलते हैं, वहां पे सर्कमस्टेंशियल, वहां पे कौन से फैक्ट चलते हैं, सर्कमस्टेंशियल चलते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव नहीं कर सकते, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उस केस में रेलेवेंट फैक्ट यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को यूज कर सकते हो। समझ आ गया। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर। जब एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट इन इशू से, किसी दूसरे फैक्ट इन इशू से कनेक्ट होता है, फैक्ट इन
इशू से कनेक्ट होता है तो उस फैक्ट को क्या बोला जाता है? उस फैक्ट को बोला जाता है द रेलिवेंट फैक्ट। क्या बोला जाता है? रेलिवेंट फैक्ट। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मर्डर हुआ किसी पर्सन का, वो क्या है? वो फैक्ट इन इशू है, किसी पर्सन का मर्डर हो गया, बट उससे रिलेटेड एक और जानकारी मिली कि वहां पर एक पर्सन को भागते हुए देखा गया। जहां पे क्राइम हुआ था उस वहां पे ये क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। केस से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट फैक्ट, कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसको क्या बोला जाता है? रेलेवेंट फैक्ट। एक होता है केस, किसी का मर्डर हो गया, ये क्या है? ये फैक्ट इन इशू है, बट उससे रिलेटेड कई सारी चीजें पता चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है? रेलेवेंट फैक्ट। उनसे रिलेटेड जो एविडेंस मिलते हैं उसको बोला जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मान लो अब एविडेंस दो तरह से रहते हैं। मर्डर हुआ, मर्डर पर्सन को, एक पर्सन को भाई मर्डर करते देखा गया, मर्डर करते देखा गया। मर्डर होना फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू। मर्डर करते देखा गया मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट एविडेंस, ये डायरेक्ट एविडेंस है। बट किसी पर्सन का मर्डर हुआ पड़ा था, बट किसी को भी देखा नहीं गया, देखा नहीं गया कि किसने मर्डर किया, बट वहां से एक आदमी को भागते हुए, भागते हुए देखा गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रेलेवेंट फैक्ट है, ये रेलेवेंट चीज है। इसको, इसके लिए आप सर्कमस्टेंशियल क्या यूज कर सकते हो? एविडेंस यूज कर सकते हो कि भाई उसको भागते हुए देखा गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्लियर है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रेलेवेंट फैक्ट। अब आते हैं फैक्ट इन इशू में। अब आ जाते हैं हम फैक्ट इन इशू के अंदर। फैक्ट इन इशू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू क्या है, बात करते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन टू अदर फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एग्जिस्ट और एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or deny in any suit proceeding necessary follow। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी फैक्ट, फैक्ट कोई भी ऐसा फैक्ट, मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जिससे क्या होता है? फ्रॉम विच कोई भी आइदर बाय इटसेल्फ, आइदर बाय इटसेल्फ या फिर और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, और इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट क्या होता है? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, जिससे हमें यह पता चलता है किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या नेचर ऑफ, जिससे हमें किसी नेचर ऑफ राइट, नेचर ऑफ लायबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी को क्या मिलता है? उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का पता चलता है। assert or deny in any suit
प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जिसको या तो खुद के केस में या किसी दूसरे केस के अंदर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ किसी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी के लिए किसी सूट के अंदर या तो डिनाई किया गया है या फिर किसी असर्ट किया गया है जिसको नेसेसरी फॉलो किया गया है। समझ आ गई? इलिस्ट्रेशन क्या है? ए इज अक्यूज टू मर्डर ऑफ बी। ए ने क्या किया है कि बी के मर्डर के लिए आरोपी है। इसमें क्या है? ए जो है बी के मर्डर के लिए यहाँ पे क्या है? आरोपी बना गया है। दैट ए कोज बी इज डेथ। ए जो है बी की डेथ का कारण है। ए इंटेंडेड टू कोज बी इज डेथ। भाई ए चाहता था उसकी डेथ करना, या ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। भाई ए ने बी को अचानक से क्या करने की, मारने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें फैक्टिन रेलेवेंट फैक्ट सॉरी फैक्टिन इशू होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? फैक्टिन इशू होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लासिफिकेशन क्या होती है रेलेवेंट फैक्ट की? क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूफ। कोई भी फैक्ट किसी फैक्ट के साथ कनेक्ट है जिसको प्रूव होना है, या स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट टू बी प्रूव, या फिर सच स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी। ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग तरह के रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। रेलिवेंट फैक्ट होते हैं जैसे फैक्ट कनेक्टेड विद अदर फैक्ट, या फिर कोई भी स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट टू बी प्रूफ, या एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया। भाई किसी ने एडमिशन कर लिया, कन्फेक्शन कर लिया, तो वो भी क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट होता है। विटनेस, जिसको विटनेस, विटनेस क्या होता है? स्टेटमेंट बाय पर्सन, किसी पर्सन ने क्या किया? स्टेटमेंट दी जो विटनेस नहीं था। या फिर कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई स्टेटमेंट देना, या किसी थर्ड पार्टी का ओपिनियन देना, सब क्या होते हैं? रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। सब क्या होते हैं? रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आज हम करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वी विल ट्राई